प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है डिस्टेंस क्योंकि एक अच्छा 11 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आरएम के सेट है। आरएम के सेट रसायन विज्ञान का यहाँ फुल डिस्कशन होने वाला है आप सभी लोगों के साथ और मैक्सिमम विद्यालयों के सेंटर पर जो है यही पेपर मिल रहा है डिस्टेंस। और देखिए आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन समाप्त हो गए हैं। 10th और 12th के और 9th और 11th के जो एग्जाम है वो मैक्सिमम विद्यालयों पर वही नहीं हुए हैं। वहाँ के पेपर कराए जा रहे हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से प्रश्न देखने को आपको जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पहले बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से हम लोग करते हैं इस सेशन की को शुरुआत। O3 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? देखिए डिस्टेंस O3 के बारे में अगर देखा जाए तो ये स्वतंत्र परमाणु हो गया। यहाँ पर O3 जो हो गया आपका, तो यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा क्या, जीरो। जीरो जो होगा इस प्रश्न का आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब देखिए बढ़ते हैं यहाँ पर, तो सी एच टू लिखा गया, डबल बॉन्ड सी एस यहाँ पर CH3 यहाँ ट्वाइस है। IUPAC नाम क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए IUPAC का पूरा फुल फॉर्म होता है। और इसका जब देखा जाएगा डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो काउंटिंग इधर से ही स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। और यहाँ पर एक अलग डबल बॉन्डिंग है तो एक तरफ तो जाएंगे एक तरफ नहीं जा पाएंगे। 1 2 3 4, तो चार लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले नंबर पर है तो ब्यूटीन हो गया। देखिए किसी में भी ब्यूटीन नहीं है तो सीधा सीधा ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 मेथिल। तो देखिए वन यहाँ पर एक हो जाएगा, टू हो जाएगा, 3 4। तो 1 2 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब लेके स्टार्ट किया जाएगा इसको तो ये क्या हो जाएगा, 3 मेथिल। 3 मेथिल क्या हो जाएगा, 3 मेथिल 1 ब्यूटीन हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर देखिए, प्रोपेनॉन तथा प्रोपेनॉल। देखिए नॉन की बात हो गई तो ये देखिए जब कीटोन वाला ग्रुप हो गया यहाँ पर आप लोगों का, और प्रोपेनॉल का मतलब हो गया अल्कोहल वाला ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस से क्रियात्मक समयावता को प्रकट करते हैं। ठीक है ना, क्रियात्मक समयावता को। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कीटोन ग्रुप हो गया और हाइड्रोक्सी समूह हो गया OH के साथ हो गया। तो यहाँ पर आपका क्रियात्मक समूह जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इस नई अभिकर्मक क्या होते हैं? देखिए दोस्तों निर्जल जो AlCl3 होता है ये आपका हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर पांचवें प्रश्न की ओर। कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है? देखिए एरोमेटिक यौगिक की बात अगर करें तो साइक्लोहेक्सेन जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, आपका एरोमेटिक यौगिक नहीं है। देखिए C6H6 होता है ना, जिसका स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके से मिलता है ये वाला। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर जब देखते हैं यहाँ पर तो बीच में सर्किल हो जाता है ना। तो जब बीच में सर्किल हो जाता है तो डबल बॉन्ड होता है, तो केकुले वाला जो था स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर ये चीज नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसे हो गया, यहाँ पर ऐसे हो गया, ऐसे ही हर कॉर्नर पर दिखेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड जब होता है ऐसे, ये डबल बॉन्ड वाला होता है तो इसको हम लोग बेंजीन बोल देते हैं। देखिए जिसमें ये चीज ना लगा रहे, ये चीज ना रहे, ये चीज रहे ही ना। तो देखिए अब यहाँ पर मतलब देखा गया, यानी C6 हो गया, H12 हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो एरोमेटिक का पहले ही कंडीशन दिया गया, क्या दिया गया था कि अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर है नहीं। तो साइक्लोहेक्सेन इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। एल्किन में हाइड्रोजन अम्ल का योग क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग डिस्कशन देखिए, यहाँ पर सातवां प्रश्न क्या है, बेंजीन पर सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर बनता है ये गैमेक्सीन, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या हो जाएगा, गैमेक्सीन जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डेल्टा ई और डेल्टा एच में संबंध क्या होगा? देखिए डिस्टेंस इंटरनल एनर्जी जो होता है, आंतरिक ऊर्जा जो होता है वो किसके एंथैल्पी, ये दाब हो गया, आयतन परिवर्तन हो गया। तो देखिए यहाँ का ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एच के क्या होता है, इक्वल होता है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या कहलाता है डिस्टेंस? देखिए उष्मा क्षेपी में क्या होता है, उष्मा निकलती है। क्या होता है, उष्मा, उष्मा यहाँ पर निकलती है। तो उष्मा क्षेपी में हमेशा क्या होता है, उष्मा रिलीज होती है, उष्मा निकलती है। ठीक है, और उष्मा शोषी में क्या होता है डिस्टेंस की, उष्मा शोषित होता है, यानी उष्मा दिया जाता है उसमें ना। तो यहाँ उष्मा निकलती है, जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग दहन इंथैल्पी क्या होता है? देखिए दहन इंथैल्पी के बारे में अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन आपका जो होगा करेक्ट हो जाएगा। किसी पदार्थ के एक मोल के पूर्ण दहन पर हुआ इंथैल्पी परिवर्तन। देखिए इंथैल्पी, दहन इंथैल्पी क्या होता है कि किसी पदार्थ के एक मोल के पूर्ण दहन पर जो इंथैल्पी परिवर्तन देखने को मिलता है उसे हम लोग दहन इंथैल्पी कहते हैं। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतः प्रवर्धित प्रक्रम होता है, स्वतः प्रवर्धित प्रक्रम क्या होता है? तो देखिए डिस्टेंस, ये जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पहला, स्वतः विशेष दिशा में होता है। नहीं, स्वतः प्रवर्धित प्रक्रम का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जो स्वतः ही होती है ना, स्वतः ही मतलब स्वयं से होती है
और एक विशेष प्रकार की दिशा में देखने को मिलता है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गहन गुण क्या कहलाता है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, 12वां प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गहन गुण क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों गहन गुण के बारे में हम लोग बात करें तो वे गुण जो निकाय में उपस्थित द्रव की मात्रा तथा आकार पर निर्भर नहीं करते हैं, मात्रा और आकार पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है ना, जबकि ये प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, देखिए मात्रा पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। देखिए प्रकृति पर निर्भर करते हैं, तो पहला ऑप्शन देखिए होगा यहाँ पर जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं ना। तो यानी गहन गुण क्या कहलाता है, जो पदार्थ की मात्रा तथा आकार पर निर्भर नहीं करते, तो मात्रा पर निर्भर नहीं करते यहाँ पर शामिल है। तो पहला ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, ताप हो गया, घनत्व हो गया, दाब हो गया इत्यादि, ये सभी चीजें जो होती है डिस्टेंस की, वो क्या होती हैं, वो मात्रा तथा आकार पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखिए, आगे बढ़ने से पहले सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर आपको लाभान्वित करने वाला है, तो इसे अपने क्लासमेट में भी शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग के लिए जबरदस्त तरीके से ये चैनल हमेशा ही परिश्रमी रहा है आप सभी लोगों के लिए, तो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप इसे दूर तक फैलाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की संभव उष्मा -90.4 किलो कैलोरी क्या दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड उष्माक्षेपी यौगिक है, यानी CO2 क्या होता है, उष्माक्षेपी यौगिक होता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कौन जल अवघटित होगा। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। NH4Cl जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, क्रोमियम का निकालना तो क्रोमियम का x मान लिया जाएगा, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। और यहाँ पर पोटेशियम में कितना हो गया, पोटेशियम का हो गया +2, और क्योंकि पोटेशियम का 1 होगा, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम पहले ब्लॉक में है यहाँ पर, तो +1 होता है क्षार धातु का। ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 7 दूनी के 14 हो गया। ठीक है ना, 14 में से जब यहाँ पर निकाल देंगे आप 2, तो 14 में 2 निकल गया तो बचा 12, और यहाँ 2x था ही, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर +6 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, +6 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था को प्रकट करता है। देखिए दोस्तों, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, जैसे डी ब्लॉक में अगर देखा जाए तो स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथनम, एक्टिनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, रदरफोनियम, वेनेडियम, निबोडियम, टेंटालम, हानियम, क्रोमियम, माने, टंगस्टन, मैग्नीज, टेक्नेशियम, ब्रोमियम, आयरन, उथेसियम, ऑस्मियम। देखिए आयरन, उथेनियम, ऑस्मियम, तो आयरन आयन यहाँ पर Fe, तो देखिए ये डी ब्लॉक का है, तो ये एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला ऑप्शन आपका जो देखिए घ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आयरन वाला। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 17वां देखिए क्या है, मध्यावयवता को प्रदर्शित कौन करता है। तो देखिए दोस्तों, ये करता है ईथर। ईथर जो होता है वो मध्यावयवता को रिप्रेजेंट करने वाला मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिक के रूप में है। आबंध दूरी का क्रय क्या होगा। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो का ऑप्शन होगा आपका क्या होगा, क्रम जो होगा मुख्य रूप से यही होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, एलपीजी मुख्यतः होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रोपेन, ब्यूटेन और क्या मुख्य रूप से मिश्रण के तौर पर देखा जाए, तो आपका 20वें का ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील एल्केन कौन है। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा जाए दोस्तों, इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, आप लोग जब देंगे डिस्टेंस का कमेंट बॉक्स में आंसर तो अच्छा लगेगा। तो कुछ चीजें आप लोगों पर मिलती हैं डिस्टेंस, तो उससे एक अच्छा लगता है कि नहीं, हाँ मेरी चीजें जो है वो डिस्टेंस है वो सक्रिय रूप से हैं, वो भागीदार हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है ये, सबसे अधिक क्रियाशील एल्केन कौन सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। देखिए डिस्टेंस 21 प्रश्न का देखिए क्या है आप लोगों का, एक तरीके से अति लघु प्रश्नों में ये रख सकते हैं इन प्रश्नों को हम लोग। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस आंतरिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है। जैसे ये अगर हम लोग बात करते हैं निकाय के बारे में ना, निकाय की देखिए निकाय के अंदर जो कुल ऊर्जा होता है डिस्टेंस, देखिए सिस्टम ऑन सराउंडिंग जो होता है, निकाय और परिवेश हो गया ना, तो जहां पर कोई अभिक्रिया कराई जाती है डिस्टेंस, देखिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकाय बोलते हैं। और उसके चारों ओर का पूरा, जैसे देखिए इसके अंदर पूरी अभिक्रिया कराई जाए तो इसको निकाय बोला जाएगा, और इसके पूरे चारों ओर का जो परिवेश होगा उसको आवरण जो होगा वो परिवेश कहा जाएगा। ठीक, तो ये आंतरिक ऊर्जा का मतलब इसमें जितनी भी, यानी किसी भी निकाय की जितनी भी आंतरिक ऊर्जा, उसका आंतरिक ऊर्जा होता है वो पूरी ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं क्या, आंतरिक ऊर्जा। तो उससे सभी चीजें होती है, जैसे आंतरिक ऊर्जा हो गया, उसमें आपका गतिज ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया। ठीक है ना, मतलब ओवरऑल जितनी भी ऊर्जाएं देखने को मिलेंगी वहां पर, तो वो पूरी की पूरी चीजें उसमें शामिल होती हैं। इसे मुख्य रूप से हम लोग जो यू से प्रेजेंट करते हैं, तो यू इज इक्वल टू जो होता है, देखिए आंतरिक ऊर्जा के बारे में बात की जाए तो किसी पदार्थ का एक निश्चित दशा में उसकी एक निश्चित मात्रा से संबद्ध जो कुल ऊर्जा होता है डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक ऊर्जा बोलते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। देखिए यू इज इक्वल टू क्या होता है, पूरे के सम के बराबर होता है।
यानी उसमें पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है, स्टैटिक्स एनर्जी हो गया ना, पूरी की पूरी चीजें जो होती है उसमें मुख्य रूप से शामिल की जाती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो होता है पूरा का पूरा सम, तो ये यू के इक्वल होता है, तो उसे हम लोग आंतरिक ऊर्जा बोलते हैं। देखिए का प्रश्न क्या हो जाएगा आप लोगों का, एंथैल्पी किसे कहते हैं। देखिए एंथैल्पी के बारे में हम लोग बात करें दोस्तों, तो देखिए एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी के बराबर होता है। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, देखिए इसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस पीवी होता है। क्या होता है, यू प्लस पीवी के ये इक्वल होता है, यू प्लस पीवी ना, पीवी, पी का मतलब हो गया आपका दाब हो जाएगा, बी का मतलब आयतन हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर हम लोग उसको बोलते हैं क्या, इंथैल्पी के रूप में, ठीक है ना। स्वतः प्रवर्धित प्रक्रम किसे कहते हैं डिस्टेंस, तो ये सीधा सीधा आप लोग को बताया गया था कि स्वतः प्रवर्धित क्रिया ऐसी क्रिया जो स्वतः स्वयं से होती है, ऐसा प्रक्रम जो एक निश्चित दिशा में बिना किसी बाहरी सहायता से संपन्न होता है, सीधा सीधा हो जाएगा, स्वतः होने लगता है। जैसे ताप दाब आयतन, किसी भी चीजों को मतलब, या उसमें आयतन में मतलब कोई परिवर्तित नहीं किया जाता, ताप दाब देने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः होता रहता है, स्वतः प्रवर्धित प्रक्रम कहते हैं उसको हम लोग। जैसे पर बर्फ का पिघलना, जैसे बर्फ आपने रख दिया, अब बर्फ पिघल रहा है, वो नियमित रूप से पिघल रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे स्वतः प्रवर्धित प्रक्रम के रूप में कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वतः प्रवर्धित प्रक्रम के रूप में बोलते हैं। क्या साम्य एक खुले पात्र में प्राप्त हो सकता है डिस्टेंस, देखिए साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है, ये जिसमें अगर अभिक्रिया के दर पश्च अभिक्रिया के दर के इक्वल हो जाता है, उस स्थिति को हम लोग साम्य अवस्था कहते हैं ना। रासायनिक साम्य अवस्था के दो मुख्य लक्षण लिखिए डिस्टेंस, तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोग का। साम्य अवस्था देखिए अभिकारक तथा उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती है तथा समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित नहीं होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मुख्य रूप से होता है, मतलब ये एक तरीके से कहा जाए, रेट ऑफ एक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ एक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन आर बोथ आर सेम, मतलब दोनों क्या होगा, अग्र दिशा की और पश्च दिशा की दोनों दोनों व्यवस्थाएं जो होंगी वो इक्वल हो जाएंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीकारक और अपचायक कौन एडिशन, देखिए यहाँ पर तो ऑक्सीकरण होता है तो जानते हैं, तो उसको हम लोग ऑक्सीकरण रहता है तो उसको अपचायक बोलते हैं, अगर अपचयन होता है तो उसको ऑक्सीकारक के रूप में बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है, ये बताना है, सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का जोड़ना अपचयन होता है। अब आप लोग कर लीजिएगा इसको सॉल्व। संयोजकता के बारे में देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या होता है, संयोजकता देखिए सिंपल है। संयोजकता के बारे में अगर बात की जाए तो देखिए इलेक्ट्रॉन जिससे किसी भी तत्व पर, किसी भी तत्व या परमाणु पर स्वतंत्र गैसीय परमाणु जितने धनावेश या ऋणावेश होते हैं वही इसकी संयोजकता होती है। जैसे Na प्लस है, सोडियम पर 1 प्लस है तो उसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। Cl माइनस है तो उसकी संयोजकता कितनी हो गई, वहां पर उसकी संयोजकता हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए हम लोग बताते हैं इसको, यानी एक ऐसी संख्या जो यह प्रदर्शित करे कि किसी परमाणु पर कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या खोता है या साझा करता है, तो परमाणु से किसी अन्य परमाणु से बंध बनाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग संयोजकता के दृष्टिकोण से देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपचयन देखिए, ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में बात किया गया। देखिए अपचयन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना अपचयन कहला, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में देखिए ऑक्सीजन के बेस पे बताया गया, हाइड्रोजन के बेस पे बताया गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर लेकिन क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। क्रियात्मक समूह को उदाहरण सहित बताना है, देखिए दोस्तों ये सीधा सीधा है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके संरचना और अणुसूत्र समान होते हैं परंतु क्रियात्मक समूह जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उन्हें हम लोग क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे हम लोग दो एग्जांपल ले लिए, किसी में अलग अलग लगा दिया गया, किसी में अल्कोहल को जोड़ दिया गया, किसी में अलग से कीटोन को कार्बोक्सिलिक को दिखा दिया, किसी में कीटोन और हाइड्रोक्सी को दिखा जाए तो वहां पर हो जाएगा। कार्बन धनायन किसे कहते हैं, सजातीय श्रेणी का मतलब क्या होता है, देखिए सजातीय श्रेणी सीधा सीधा है आप लोगों का। सजातीय श्रेणी का मतलब हो गया कि जब भी कभी हम लोग के पास अगर मिल जाते कार्बनिक यौगिक तो या एल्केन एल्कीन एल्काइन, या एल्केन में मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन, इन सभी चीजों को हम लोग सजा कर जब रखते हैं डिस्टेंस, तो उनको हम लोग देखिए बोलते हैं यहाँ पर डिस्टेंस सजातीय श्रेणी के रूप में बोलते हैं इनको हम लोग ना, जब इनका क्रम में बनाते हैं लोग। तो एथिलीन में ओजोनीकरण, क्या ओजोनीकरण को समझाना है, देखिए डिस्टेंस ओजोनीकरण को। इंडक्टिव इफेक्ट देखिए क्या होता है, प्रेरिक प्रभाव क्या होता है डिस्टेंस, देखिए हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ लेकर बताया गया था नहीं कि जब हाइड्रोजन को उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के संपर्क में लाते हैं तो हाइड्रोजन पर क्या होता है, आंशिक धनावेशित हो जाता है, और जो ये तो मेजोरिटी है इलेक्ट्रॉन की अधिकता है इस पर, तो इसके वजह से इनके बीच में एक अट्रैक्शन काम करने लगता है, जिससे हम लोग प्रभाव, एक प्रभाव उत्पन्न होने लगता है, या आंशिक रूप से धना जो और भी होते हैं इसमें, तो उसमें आंशिक धनावेशित होने लगता है, ऋणावेशित होने लगता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या वो प्रेरिक के रूप में देखते हैं, प्रेरिक प्रभाव के रूप में ना। अनुनाद वाली स्थिति देखिए, यहाँ पर रेजोनेंस वाला क्या होता है एडिशन, देखिए किसी भी एक स्ट्रक्चर का दो या दो से अधिक, दो चार छह आठ स्ट्रक्चर जब देखने को मिलते हैं तो उसको हम लोग आंतरिक संरचना के दृष्टिकोण से देखते हैं। प्रत्येक कार्बन की संकरण अवस्था बताइए, देखिए यहाँ पर संकरण अवस्था बताना है। देखिए सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो क्या बोलते हैं, कौन सा संकरण होता है। सिंपल ही है, सब बहुत ईजी है, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण देखिए यहाँ पर आईपीएससी नाम वाला है, ये सीधा सीधा आईपीएससी नाम काउंटिंग करना है पहले यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्सी समूह भी लगा हुआ है, इसके बेस पर बता देना। देखिए ये भी आप लोग का है, कार्बोक्सिलिक समूह लगा हुआ है,
ये भी सिंपल है आप लोग का। देखिए यहाँ पर ये एल्डिहाइड समूह भी लगा हुआ है, इसमें एमीन भी लगा हुआ है और यहाँ पर मेथेन भी लगा हुआ है। ये भी आप लोग का देखिए आईपीएससी नाम वाला हो गया। ठीक है दोस्तों, आईपीएससी नाम पर अगर आप लोग को दोस्तों दिक्कत होगा तो बताइएगा, मैं उस पर आप लोग को पूरा फुल लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए दोस्तों, ये 11th के बच्चों का था मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आरएम के सेट। ये महत्वपूर्ण सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।